हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइडियल क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और आज के क्लास में हम समझेंगे कि बक्सर के युद्ध की रणभूमि यानी उसकी रणनीति क्या थी और उसमें किस आधार पर पृष्ठभूमि उसकी तैयार हुई और बाद में कैसे अंग्रेजों ने बंगाल को कब्जा लिया। और बंगाल पर विजय तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। प्लासी के युद्ध से अंग्रेजों की जो महत्वाकांक्षा थी, आपने देखा, वो बढ़ती चली गई। और हमने समझा था कि प्लासी के युद्ध में कैसे सिराजुद्दौला के पास 50,000 सैनिक होने के बावजूद भी अब वो हार जाता है, जबकि अंग्रेजों के पास सिर्फ 5,000 सैनिक होते हैं। और ये क्या होता है कि उसके अपने यानी जो सेनापति होता है, जिसका नाम होता है मीर जाफर, और उस मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण वो सिराजुद्दौला उस युद्ध में हार जाता है। और फिर क्या होता है, उस मीर जाफर को हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे कि मीर जाफर को क्या करते हैं, अंग्रेज गद्दी पर बिठा देते हैं बंगाल के, यानी बंगाल का नवाब बना देते हैं। तो आपको पता है कि मीर जाफर जो होता है, ये मीर जाफर जो है वो बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। कब? 1757 में बनाया जाता है। और ये 57 से 60 तक क्या रहता है, ये वहां का नवाब रहता है। ठीक है, ये क्या बनाया जाता है, ये बंगाल का नवाब बना दिया जाता है, बंगाल का नवाब। ठीक है, और इसी लालच में तो इसने क्या किया था, अपनों से धोखा किया था। कहते हैं ना, रिश्तों में या कहीं भी जब लालच आ जाता है तो फिर ऑटोमेटिक क्या होता है, धोखा वहीं से शुरुआत होता है। कभी भी किसी रिश्ते के अंदर अगर लालच आएगा, लालच बहुत बुरा चीज है। लालच कई तरीके का होता है आदमी का। स्वार्थ और लालच में बड़ा अंतर है। स्वार्थ होता है कि कई बार स्वार्थ में अगर दूसरे का भी हित हो तो वो परमार्थ बन जाता है ना। लेकिन यहाँ पर लालच जो है, तो लालच बहुत बुरी चीज है। और इसको जाफर को, मीर जाफर को लालच आ जाता है कि वो बंगाल का नवाब बनने के लिए कैसे धोखाधड़ी करता है और कैसे अंततः देखना अंग्रेजों के हाथ पूरी हमारी जो भूमि है। कहते हैं कि लालच के चक्कर में मीर जाफर ने ये क्या कर डाला, हमारी स्वर्ग सी भूमि को नरक बना डाला। ठीक है, तो क्या कर डाला इसने, देखो। तो ये बंगाल का नवाब बना। दरअसल ये बंगाल का नवाब तो था, लेकिन उस समय बंगाल की जो राजधानी थी, तो मैंने आपको बताया बंगाल की राजधानी क्या हुआ करती थी। तो मैंने आपको बताया बंगाल की राजधानी जो थी वो थी मुर्शिदाबाद। ठीक है, मुर्शिदाबाद के अंदर एक दरबारी रहता था। उस दरबारी ने यहाँ तक कहा है कि कहने को तो ये नवाब था, सिर्फ ये कहने को नवाब था, जबकि ये था क्या, अंग्रेजों के अंग्रेजों ने इसको क्या बना रखा था, अपनी कठपुतली बना रखा था। और मैंने बताया था उस समय वहां का बंगाल का जो गवर्नर था वो कौन था इस दौर में, यानी 1757 के टाइम में जो बंगाल का गवर्नर था वो था लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, और 1773 में ही बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया जाता है, तो वो वॉरेन हेस्टिंग्स होता है। तो लॉर्ड क्लाइव जो था वो यहाँ पे क्या था, उस समय बंगाल का गवर्नर था। यानी इस समय बंगाल का गवर्नर कौन था, आपको पता है प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का जो गवर्नर था वो कौन था, लॉर्ड क्लाइव था। लॉर्ड क्लाइव था। तो मुर्शिदाबाद के अंदर एक दरबारी रहता था। उस दरबारी ने कहा कि जो मीर जाफर है वो लॉर्ड क्लाइव की क्या है, जूती है। ठीक है, या कह सकते हैं लॉर्ड क्लाइव का गधा है। ठीक है, यानी उसने क्या कहा, इस दरबारी ने, मुर्शिदाबाद के अंदर क्या रहता था, एक दरबारी था। ठीक है, दरबारी, इसका नाम था शायद हाजिर जवाब। ठीक है, और हाजिर जवाब जो दरबारी था उसने इसको, मीर जाफर को क्या कहा, इस दरबारी ने ये कहा कि ये क्या है, क्लाइव का गधा है। क्लाइव का गधा है। सीधी सीधी बात है, गधा क्यों कहा होगा ये समझ लो आप। जैसे गधा होता है ना, गधा, और गधे का मालिक उस पर कितना ही वजन ला दे, कुछ भी करे और बता देता है कि उसको ये करना है, उसको कुछ नहीं पता, उस गधे को कोई मतलब नहीं, बस उसको खाना पीने से मतलब, बाकी उससे कोई लेना देना नहीं है। वो अपना काम में लगा रहता है, क्या उसका परिणाम होगा क्या नहीं होगा उसको कोई मतलब नहीं। तो वैसे ही मीर जाफर जो था वो लॉर्ड क्लाइव के इशारे पर काम रखता था। सीधी सीधी बात है, अंग्रेजों को बंगाल का नवाब नहीं बनाना था, उनको उनको कठपुतली की तरह बैठाना था। तो ये जो था वो क्लाइव जो था वो, यानी जो मीर जाफर था वो लॉर्ड क्लाइव का गधा के नाम से कहा। किसने कहा था, वहां के हाजिर जवाब दरबारी जो था उसने। ठीक है, अब बात करते हैं हम। तो मुद्दा क्या है, समझना यह है कि जब देखा कि लॉर्ड क्लाइव ने प्लासी के युद्ध के बाद इसको गवर्नर बनाया मीर जाफर को, तो मीर जाफर ने बहुत सारी इसको संपत्ति, धन दिया, पैसा दिया। यहां तक कि 24 परगना क्षेत्र, बंगाल का सबसे जो धनी क्षेत्र कहा जाता है जिसको बोलते हैं 24 परगना क्षेत्र,
और इस परगना क्षेत्र की पूरी जमींदारी दे दी कि हाँ यहाँ से जितना भी पैसा है जमींदारी वो सब अंग्रेज वसूलते थे। अब अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा बढ़ती चली गई और इस महत्वाकांक्षा के कारण यानी जब अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा बढ़ी, अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा क्या होती रही, आपने देखा कि निरंतर बढ़ती चली गई और इस बढ़ती महत्वाकांक्षा के कारण ये समझ गया था मीर जाफर भी उनकी महत्वाकांक्षा को पूरा नहीं कर सकता था। और उसी समय हुआ ये कि बंगाल में जो मीर जाफर था इसको हटाकर बंगाल का नवाब बना कौन, तो बंगाल का नवाब बना मीर कासिम। कौन बना, मीर कासिम। मीर कासिम का जो टाइम पीरियड है वो कौन सा कहलाता है, ये कहलाएगा जो मीर कासिम जब गद्दी पर बैठा तो 1760 से लेकर कब तक बैठा था, ये 63 तक, ठीक है। ये बंगाल का नवाब बना दिया गया। और जब ये बंगाल का नवाब मीर कासिम बना, ये मीर कासिम था कौन, ये मीर कासिम जो है ये मीर जाफर का ही दामाद है। मीर कासिम कौन था, ये था मीर जाफर का दामाद। कहा जाता है ये जो मीर कासिम है इसको अगर हम देखें कि बंगाल के नवाब में, ठीक है, तो बंगाल के नवाब में सबसे पहले जो एक नवाब सबसे शक्तिशाली रहा था, जो सबसे पहला नवाब था जिसका नाम क्या था, मैंने आपको पढ़ाया होगा कहीं पे, मुर्शीद कुली खां। हाँ, मुर्शीद कुली खां ने बंगाल की स्थापना की थी। तो कहा जाता है कि मुर्शीद कुली खां के बाद अगर सबसे शक्तिशाली अगर बंगाल को किसी ने बनाया तो इस मीर कासिम ने बनाया, यानी दूसरा, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है दूसरा शक्तिशाली बंगाल का नवाब माना जाता है। पहला है मुर्शीद कुली खां, दूसरा कौन है, दूसरा ये है आपका मीर कासिम। क्यों कहा जाता है इसको शक्तिशाली नवाब, इसने क्या किया, इसने अपनी जो बंगाल है उसकी राजधानी में हस्तक्षेप को बचने के लिए इसने अपनी राजधानी को जो मुर्शिदाबाद थी, मुर्शिदाबाद, उसको स्थानांतरित करके कहां पहुंचा दिया, मुंगेर। मुंगेर तो नहीं होगा, ये बिहार वाले क्षेत्र में पड़ता है जो मुंगेर। तो इसने क्या किया, मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी को मुंगेर स्थापित कर लिया ताकि अंग्रेज जो है इसकी राजधानी में, इसके साम्राज्य में कोई भी हस्तक्षेप ना कर सकें। और ये बात अंग्रेजों को रास नहीं आई। क्यों, क्योंकि अंग्रेज बंगाल को नवाब नहीं देना चाहते थे, वो ऐसा नवाब नहीं चाहते जो बंगाल को शक्तिशाली बनाए, वो तो उस तरीके का नवाब चाहते थे जो बंगाल से अधिक धन अंग्रेजों को दिलाए। भाई उनकी महत्वाकांक्षा क्या थी, अंग्रेज क्या चाहते थे, अंग्रेज ये थोड़ी चाहेंगे बंगाल शक्तिशाली राज्य बन जाए, साम्राज्य बने, वो तो ये चाहते थे कैसे भी बंगाल से उन्हें अधिक से अधिक धन प्राप्त हो, उनका उद्देश्य तो ये था। तो ऐसे में क्या किया उन्होंने, जो बंगाल का नवाब था मीर कासिम उसको हटा दिया और हटाकर किसको कर दिया, पुनः जो मीर जाफर था, इस मीर जाफर को ही क्या किया उन्होंने, मीर जाफर को पुनः क्या किया, नवाब घोषित कर दिया। नवाब घोषित किया, किसने किया, ये अंग्रेजों ने। और जब ऐसा किया अंग्रेजों ने, कब किया ये, 1763 में। 1763 में, 60 तक तो वो चला ही था, इसे 1763 में उन्होंने पुनः नवाब घोषित कर दिया। और जब 1763 में इसको नवाब घोषित किया तो ऐसे में क्या हुआ, जो मीर कासिम था ये वाला, यानी मीर जो कासिम था यानी मीर जाफर का दामाद था, और वो इस बात से क्या हुआ, सहमत नहीं हुआ, अर्थात वो इससे क्या होगा, रुष्ट हो गया इस चीज से। बात समझ आ रही है। तो अब पृष्ठभूमि देखो धीरे धीरे तैयार होती चली जा रही है। कैसे तैयार हुआ कि जब मीर जाफर को पुनः, यानी किसको, मीर कासिम को, जो मीर कासिम था इसको बंगाल की नवाब से हटा दिया, पद से हटा दिया, बोला नवाब अब मीर जाफर घोषित कर दिया अंग्रेजों ने। और जब अंग्रेजों ने मीर जाफर को नवाब घोषित किया तो उसी समय ये क्या की घटना है ना, ये घटना है जुलाई 1763 की, लिख लो पूरी चीज, 63 से ये 65 तक रहेगा, 65 तक ही रहता ना, 65 तक। लेकिन ये कब की घटना है, इसे कब बनाया गया था, पुनः नवाब घोषित कब किया, ये किया था जुलाई 1963 में, ठीक है। जुलाई 1963 में उन्होंने क्या किया, मीर जाफर को, यानी मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को उन्होंने नवाब बनाया अंग्रेजों ने। और इस चीज के खिलाफ उसने क्या किया, मीर कासिम ने युद्ध छेड़ दिया अंग्रेजों के खिलाफ, और उसी युद्ध का नाम है बक्सर का युद्ध।
ठीक है। और ये युद्ध कहाँ होगा? बक्सर के क्षेत्र में होगा। तो बक्सर का युद्ध की जो पृष्ठभूमि है वो ये है कि इसके पीछे क्यों? क्योंकि अंग्रेजों की एक बढ़ती महत्वाकांक्षा ने और उधर से बंगाल को मीर कासिम धीरे धीरे सर्वशक्तिशाली यानी शक्तिशाली राष्ट्र राज्य बनाने की कोशिश कर रहा था, साम्राज्य बना रहा था, और अंग्रेजों के हस्तक्षेप से दूर रखने के लिए उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर को स्थापित कर ली। और ये बात अंग्रेजों को क्या लगने खटकने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि बंगाल हमारे हाथों से चला जाए। तो उन्होंने, क्योंकि उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें ऐसा चाहिए था जो क्लाइव का या उनका गधा बनकर रहे अंग्रेजों का, यानी उनकी अंग्रेजों की कठपुतली रहे। तो उन्होंने फिर से मीर जाफर को बिठा दिया, और जब ये बिठाया तो फिर होगी युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। और जब तैयार होती है तो देखो कैसे कैसे बक्सर का युद्ध होता है। उससे पहले आप ये सारे पॉइंट नोट करो, फिर हम चलते हैं कि बक्सर के युद्ध का परिणाम क्या होता है और कहां उसका नेतृत्व कौन करता है। और आपको पहले से ही परिणाम पता है बक्सर के युद्ध में क्या होती है, मीर कासिम की हार होगी। कैसे होगी उसको भी समझते हैं, क्योंकि अब तक तो अंग्रेज पहले ही बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो चुके थे और ऑलरेडी मीर जाफर धोखाधड़ी यहां भी कर ही देता है। ठीक है, चलो जल्दी से नोट करो, फिर हम चलते हैं आगे। फटाफट नोट करो, फिर हम समझते हैं इसकी पृष्ठभूमि क्या है। चलो अब हम समझते हैं कि बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि और किस किस के बीच लड़ा गया था। तो हमने ये तो तर्क लिया, पीछे की जो पृष्ठभूमि थी उसको समझ लिया कि कैसे इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, अब हम सीधे आते हैं युद्ध को और किन किन की सेनाओं के बीच हुआ और उसके परिणाम को समझते हैं सीधे अपने पॉइंट पे, जो हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद फिर हम चलेंगे कि बंगाल में कैसे कैसे अंग्रेजों ने किस आधार पर, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर अंग्रेजों के आने के बाद क्या असर पड़ा, जब यहां से शासन स्थापित कर लेते हैं। फिर बक्सर के युद्ध बाद उन्होंने कौन कौन से चेंजेस किए, प्रशासनिक परिवर्तन क्या किए उन्होंने, राजनीतिक पॉलिटिकल परिवर्तन क्या किए, सांस्कृतिक परिवर्तन क्या हुए अंग्रेजों के दौरान, यानी अंग्रेज जब हमारे पे क्या थे, शासन कर रहे थे, उस दौरान क्या क्या ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ, और हमारा विकास भी क्या उन्होंने किया, तो कितना विकास हुआ उस पर भी समझेंगे। ठीक है, तो बक्सर के युद्ध पे आ जाओ। अब बक्सर के युद्ध को जरा समझो। तो बक्सर का युद्ध हुआ कैसे, पृष्ठभूमि बताई हमने कि मीर कासिम को जब हटा दिया गया और मीर कासिम के विरुद्ध अंग्रेजों ने क्या कर दिया, युद्ध शुरुआत कर दिया, नहीं छेड़ दिया। तो हालांकि मीर कासिम ने मना किया कि इस युद्ध को रोका, अंग्रेजों से बोला, लेकिन अंग्रेज नहीं माने। तब क्या हुआ, ये कहानी किस किस के बीच आती है, इधर तो रहेंगे अंग्रेज, इधर कौन आएंगे, अंग्रेज आएंगे, और इधर रहेगा मीर कासिम। ठीक है, ये वही मीर कासिम है, कौन, जो मीर जाफर का दामाद है, और इधर अंग्रेज हैं। अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व करेगा हेक्टर मुनरो। इनका सेनापति कौन है, हेक्टर मुनरो। इसी ये हेक्टर मुनरो के ही, और ये कब, इसकी डेट कब आती है, तो ये इन दोनों की सबकी, मीर कासिम और अंग्रेज कैसे कब का युद्ध करते हैं, तो ये 22 अक्टूबर 1964 में युद्ध होता है। ये बक्सर का युद्ध डेट कैसे होती है जरा समझो। मीर कासिम क्या करता है, मीर कासिम को ये पता था कि अंग्रेज जो है वो ऑलरेडी यानी पावरफुल हैं और उनकी तरफ तो रहेगा ही मीर जाफर। तो मीर कासिम ने क्या किया, मीर कासिम ने जो अवध था, अवध के नवाब, अवध के नवाब जिनका नाम था सुजाउद्दौला, कौन नाम था उनका, सुजाउद्दौला। तो सुजाउद्दौला, और दूसरा हमारा जो मुगल सम्राट था, मुगल सम्राट जिसका नाम था शाह आलम, शाह आलम द्वितीय। इन दोनों की मदद से मीर कासिम ने अपनी सेना ली जो भी उसके साथ थी, दूसरा अवध के नवाब सुजाउद्दौला को लिया साथ में, और किसको, मुगल सम्राट शाह आलम की मदद से। देखो मीर कासिम को तो गद्दी से हटा ही दिया गया था, मतलब नवाब से, तो वो बन गया था मीर जाफर, तो इसके पास वो था नहीं। तो युद्ध करेगा कैसे, तो युद्ध करेगा इसने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने के लिए सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय और ये मीर कासिम, इन तीनों की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच ये युद्ध लड़ा गया। और 22 अक्टूबर 1964 को यहां क्या किया जाता है, बक्सर के मैदान में, बक्सर के मैदान में तीनों की संयुक्त सेना,
तीनों की संयुक्त सेना। कौन तीनों की? शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम, इन तीनों की संयुक्त सेना जो होती है और अंग्रेजों के बीच युद्ध होता है। और इस युद्ध में अंग्रेजों ने क्या किया, इन तीनों की जो संयुक्त सेना है वो क्या हो जाती है, पराजित हो जाती है, यानी ये हार जाती है। और जब पराजित हो जाती है तो यहाँ से मीर कासिम जो होता भाग जाता है और वो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के वहीं जाके उनके शरण लेता है। और अंततः फिर वहां क्या होता है, 1765 में क्या हो जाता है, यानी मीर कासिम जो है वो कहां चला जाए, दिल्ली में शरण ली। तो 1777 में 8 मई इसकी क्या हो जाती है, इस मीर कासिम की 8 मई 1777 में क्या हो जाती है, ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। युद्ध के बाद ये भाग जाता है यहाँ से, और भागने के बाद यही चला जाता है शाह आलम द्वितीय के दरबार में और वहां रहता है, वहीं इसकी मृत्यु हो जाती है। और इधर बंगाल का जो नवाब होता है मीर जाफर, बंगाल का नवाब कौन होता है, मीर जाफर होता है। ये वही मीर जाफर है जो क्लाइव का क्या है, गधा है। और इसकी भी 1765 में मृत्यु हो जाती है। जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो बंगाल में एक नए नवाब आते हैं, इसकी क्या 1765 में इसकी भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब बात करेंगे कि ये तो हमें ये हो गया 1765 में मृत्यु हो गई, लेकिन हमें एक चीज और भी तो समझनी है कि जब इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ। इस युद्ध का परिणाम ये हुआ, जो बंगाल पुनः शक्तिशाली जो राज्य साम्राज्य बनने की ओर चल रहा था, तो इस युद्ध के बाद यानी जो मीर जाफर था, उस मीर जाफर को तो नवाब बना ही दिया था, उस मीर जाफर ने कंपनी को सभी करों से मुक्त कर दिया था। कंपनी कौन सी, यही वही कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हम बात कर रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया, सभी करों से मुक्त कर दिया। जो भी ये कर देती थी उन करों से इसे क्या कर दिया, फ्री कर दिया कि भाई अब कोई कर नहीं देंगे। सिर्फ और सिर्फ क्या लेते थे, ये 2.5% नमक पर यानी कर लेते थे, है ना, और कुछ नहीं कर लेते थे। 2.5% नमक कर लगता था सिर्फ और सिर्फ, बाकी कोई भी कर नहीं लगता था बंगाल में। सारे करों से मुक्त हो गई कंपनी। और कंपनी को चाहिए क्या था, अंग्रेजों की नीति यही थी, वो तो यही चाहते थे हमें हर हाल में यहाँ से अधिक लाभ मिले। अब देखो, जो भी कंपनी व्यापार करेगी उस पर कोई टैक्स नहीं, फ्री टैक्स हो गई और वो आराम से काम करेगी, कोई दिक्कत नहीं। और मीर जाफर भी उनके इशारों पर नाचेगा, है ना। तो इस तरीके से ये होता है बंगाल में बक्सर का युद्ध जो होता है वो भी एक महत्वपूर्ण, हालांकि प्लासी के युद्ध के बाद ही अंग्रेजों की जो महत्वाकांक्षा है वो बढ़ जाती है और स्थापना तो अंग्रेजों की वहीं से स्टार्ट हो जाती है, भारत में प्रभुसत्ता बढ़ती चली जाती है। अब धीरे धीरे उनकी सत्ता क्या होती चली जाएगी, मजबूत होती चली जाएगी। 1765 के बाद का जो टाइम आएगा उसमें आएगा नया, जिसका नाम था नजमुद्दौला। तो नजमुद्दौला भी थोड़े टाइम तक रहता है, 1765 से 66, 1 साल तक। ठीक है, तो फिर धीरे धीरे अंग्रेज फिर क्या करते जाएंगे, बंगाल में नए नए अधिनियम एक्ट लाएंगे और वो एक्ट हम आगे समझेंगे। प्रशासनिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक और सभी क्षेत्रों में वो परिवर्तन करेंगे। फिर हम देखेंगे कि हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर अंग्रेजों ने क्या प्रभाव डाला, जो पूर्णतः आत्मनिर्भर थी उसे भी इन्होंने नहीं छोड़ा। तो वो चीजें हम आगे समझेंगे कि उनकी अंग्रेजों की नीतियों से, अंग्रेजों की नई नई जो नीतियां आई, नई नई जो वो अधिनियम लेकर आए, उन अधिनियमों का भारत की राजनीति, उनके सांस्कृतिक, हमारे समाज, हमारे देश के विकास और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र पर उसका प्रभाव क्या पड़ा, उसको हम आगे की क्लास में समझेंगे। आज की क्लास में बक्सर के युद्ध से संबंधित मैंने आपको पॉइंट बताया, तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपने इससे पहले प्लासी का युद्ध का वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी दी गई है और लास्ट में वो लगा दिया गया, तो आप उसको भी देखें, प्लासी के युद्ध की रणनीति को समझें। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।